कैलाश पर्वत, एक ऐसा नाम जो सुनते ही सिर्फ भूगोल की याद नहीं दिलाता। इसमें कुछ गहरा है, कुछ रहस्यमयी सा। बिल्कुल, सिर्फ एक पहाड़ नहीं है ये। आस्था, आध्यात्म और अनगिनत कहानियों का संगम है। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वो तो फतह हो चुकी कई बार, हाँ बिल्कुल। लेकिन कैलाश जो उससे लगभग 200 मीटर कम ऊंचा है, उसे आज तक लगभग अजेय क्यों माना जाता है? एक मान्यता है कि सिर्फ 11वीं सदी के संत मिलरेपा ही वहां पहुंच पाए थे। सही कहा, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और फिर 2001 में सुनने में आया कि चीनी सरकार ने इस पर चढ़ाई करने पर रोक लगा दी। क्यों? क्या कारण थे इसके पीछे? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है जिस पर हम बात करेंगे। तो आज हम कैलाश से जुड़े इन्हीं कुछ चौंकाने वाले दावों, सवालों और कहानियों की थोड़ी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। जरूर। हमारे पास देखिए पर्वतारोहियों के कुछ अनुभव हैं, कुछ वैज्ञानिक अटकलें भी सुनने को मिलती हैं, और फिर हजारों साल पुरानी वो पौराणिक कथाएं तो हैं ही। हाँ, और तीनों के अपने अपने नजरिए हैं, अपने अपनी व्याख्याएं हैं। जैसे ये बातें कि वहाँ उम्र तेजी से बढ़ती है, या वहाँ समय अलग गति से चलता है, या फिर रात में सुनाई देने वाली वो अजीब सी आवाजें। ओम की ध्वनि या डमरू की आवाज, ऐसी बातें कही जाती हैं। और क्या सच में पहाड़ के नीचे कोई प्राचीन शहर या कोई और दुनिया है? बहुत कुछ है ना। बहुत कुछ। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अलग अलग स्रोत क्या कहते हैं और क्यों ये जगह इतनी असाधारण मानी जाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही सवाल, चढ़ाई। एवरेस्ट से कम ऊंचा, फिर भी इतना मुश्किल क्यों? क्या सिर्फ पहाड़ की बनावट है या कुछ और? देखिए, भौगोलिक चुनौतियां तो हैं ही। कैलाश की चढ़ाई बहुत खड़ी मानी जाती है, सीधी। मौसम भी बहुत अप्रत्याशित रहता है वहां का। हाँ, वो तो ऊंचे पहाड़ों पर होता ही है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है। कई अनुभवी पर्वतारोहियों ने अपने अनुभव बांटे हैं। जैसे रूस के सर्गेई सिस्टियाकोव का जिक्र आता है, जो अपनी टीम के साथ चोटी के काफी करीब पहुंच गए थे। हाँ, मैंने पढ़ा था उनके बारे में। और फिर अचानक, कहते हैं, उन्हें बहुत तेज सिर दर्द होने लगा, कमजोरी महसूस हुई और उन्हें लगा कि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए। वो और उनकी टीम वापस लौट आए। अजीब है, सिर्फ ऊंचाई का असर या कुछ और था? कहना मुश्किल है। कुछ लोग इसे एक तरह का अलौकिक संकेत मानते हैं कि पर्वत उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कुछ कहते हैं कि ये तीव्र ऊंचाई और शायद ऑक्सीजन की कमी का मिला जुला असर हो सकता है। और वो हेलीकॉप्टर मिशन का भी जिक्र आता है, चीन का। वो भी तो नाकाम रहा था। हाँ, एक कोशिश हुई थी हवाई सर्वे की, लेकिन खराब मौसम और बताया जाता है कि उपकरणों जैसे कंपास वगैरह ने भी ठीक से काम करना बंद कर दिया था, तो वो मिशन भी सफल नहीं हो पाया। तो प्राकृतिक बाधाएं तो बहुत है, लेकिन फिर ये रूसी वैज्ञानिक एरनेस्ट मुल्दाशिफ की टीम का दावा 1999 में उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित पिरामिड है। ये कितना सच है? देखिए, ये दावा बहुत सनसनीखेज था और इसने काफी ध्यान खींचा। मुल्दाशिफ और उनकी टीम ने कैलाश और उसके आसपास के क्षेत्र का अध्ययन किया था। उनका मानना था कि कैलाश और उसके आसपास की छोटी छोटियां मिलकर एक विशाल पिरामिड कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जिसे शायद किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया होगा। पर क्या इसका कोई ठोस भूवैज्ञानिक सबूत मिला? क्या चट्टानों की जांच से ऐसा कुछ पता चला? नहीं, वैज्ञानिक समुदाय में इस दावे को ज्यादातर स्वीकार्यता नहीं मिली है। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश की संरचना प्राकृतिक कटाव और भौगोलिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। पिरामिड वाली थ्योरी को ज्यादातर स्यूडोसाइंस या कल्पना माना जाता है। अच्छा, लेकिन उन्होंने ही वो रात में आवाजें सुनने और बाल नाखून तेजी से बढ़ने की बात भी कही थी, है ना? का कहना था कि उन्हें और उनकी टीम के सदस्यों को रात में पत्थर गिरने या किसी तरह की गतिविधि की आवाजें सुनाई दी, और उन्होंने ये भी नोट किया कि उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, जैसे कि वहां समय की गति ही अलग हो। ये समय वाली बात तो बहुत जगहों पर सुनने को मिलती है कैलाश के बारे में, कि वहां बिताया गया कुछ घंटों का समय बाहर की दुनिया के कई हफ्तों या दिनों के बराबर होता है। हाँ, ये एक बहुत प्रचलित धारणा है। और इससे जुड़ी एक और बात कही जाती है कि जो लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं या उसके बहुत करीब जाते हैं, उनकी उम्र मानो तेजी से बढ़ जाती है और वो कुछ ही साल में बूढ़े दिखने लगते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कितना सच है? देखिए, ये बातें बहुत डरावनी लगती हैं, लेकिन इनका कोई भी पुख्ता दस्तावेजी सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। ये ज्यादातर लोक कथाओं, सुने सुनाए किस्सों या व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करना लगभग नामुमकिन है। तो ये एक तरह का मिथक ज्यादा है, कह सकते हैं। ये शायद उस जगह के रहस्य और उसकी दुर्गमता को और बढ़ाने वाली कहानियां हैं,
ये दिखाती हैं कि लोगों के मन में कैलाश को लेकर कितना विस्मय और शायद थोड़ा डर भी है। और फिर चीन सरकार ने 2001 में चढ़ाई पर रोक लगा दी। इसका क्या कारण बताया गया? आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया कि ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए किया गया है, क्योंकि कैलाश सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बत के प्राचीन बोन धर्म के अनुयायियों के लिए भी परम पवित्र स्थल है। अच्छा। तो उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे, इसलिए ये रोक लगाई गई। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं। शायद वो खुद भी वहां के रहस्यों को बनाए रखना चाहते हों या कोई और सामरिक महत्व हो, पर आधिकारिक कारण धार्मिक ही है। ठीक है, अब जरा वहां की दूसरी अजीब घटनाओं पर आते हैं, जैसे वो 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, एक ही जगह पे बिल्कुल पास पास। हाँ, ये भी कमाल की बात है। मानसरोवर, जिसका पानी मीठा है, एकदम शांत, स्थिर, इसे बेहद पवित्र माना जाता है। और दूसरी तरफ राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है और अक्सर अशांत रहती है, लहरें उठती रहती हैं। बिल्कुल, और पौराणिक कथाएं राक्षस ताल को रावण से जोड़ती हैं। कहा जाता है कि रावण ने यहीं तपस्या करके शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की थी। 2 झीलें बिल्कुल विपरीत स्वभाव की। प्रकृति का कैसा खेल है ये? हाँ, और वैज्ञानिक रूप से भी ये दिलचस्प है। इनकी अलग अलग मिनरल कॉम्पोजिशन और शायद गहराई या स्रोतों का फर्क इनके स्वभाव को अलग करता होगा, पर लोकमानस में ये अच्छे और बुरे या शांत और अशांत के प्रतीक बन गए हैं। और वो आवाजें जिसका जिक्र मुल्दाशिफ ने भी किया था, और वैसे भी कई साधक या यात्री दावा करते हैं, ओम या डमरू जैसी ध्वनि। हाँ, ये भी एक बड़ा रहस्यमयी पहलू है। कई लोगों ने खासकर सुबह या शाम के शांत वातावरण में ऐसी ध्वनियां सुनने की बात कही है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस बारे में? वैज्ञानिक व्याख्या यह है कि ऊंचाई पर बर्फ के ग्लेशियरों के खिसकने, बर्फ के पिघलने और चट्टानों के बीच से हवा के गुजरने से ऐसी ध्वनियां पैदा हो सकती हैं। पहाड़ों में इको इफेक्ट भी आवाज को बदल सकता है। मतलब प्राकृतिक ध्वनियां हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो यही कहता है, लेकिन जो लोग गहरे ध्यान में होते हैं या जिनकी आस्था प्रबल है, उनके लिए ध्वनियां सिर्फ प्राकृतिक शोर नहीं है। वो इसे ब्रह्मांडीय ध्वनि, ओम या भगवान शिव के डमरू की आवाज मानते हैं, एक आध्यात्मिक अनुभव। और रात में दिखने वाली वो 7 रंगों की रोशनी, उसके बारे में क्या? हाँ, रात के अंधेरे में कई बार आकाश में अजीब सी सतरंगी रोशनियां दिखने की बात भी कही जाती है। क्या वो नॉर्दर्न लाइट्स जैसा कुछ है? ऑरोरा? कुछ हद तक। नासा जैसी संस्थाओं का मानना है कि कैलाश क्षेत्र में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र काफी प्रबल है। ये रोशनियां शायद इसी जियोमैग्नेटिक गतिविधि का नतीजा हो सकती हैं, जैसे ऑरोरा होता है। तो विज्ञान के पास इसकी भी व्याख्या है? एक संभावित व्याख्या है, हाँ, पर फिर वही बात, आस्थावान इसे किसी दिव्य शक्ति का प्रकाश मानते हैं। तो यहाँ विज्ञान और आस्था साथ साथ चलते हैं, अपनी अपनी व्याख्याओं के साथ। एक और दिलचस्प बात कही जाती है कि कैलाश पृथ्वी का केंद्र है, एक्सिस मुंडी, मतलब दुनिया की धुरी। हाँ, कई प्राचीन संस्कृतियों में ये कॉन्सेप्ट रहा है कि दुनिया में एक ऐसा पवित्र केंद्र या पर्वत है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। कैलाश को भी कई परंपराओं में यही दर्जा दिया गया है। और इसके साथ कुछ आंकड़े भी जोड़े जाते हैं, जैसे ये स्टोनहेंज से 6666 किलोमीटर दूर है और उत्तरी ध्रुव से भी लगभग उतनी ही दूरी पर है, और दक्षिणी ध्रुव से इसकी दूरी का दुगना है। ये 6666 वाला आंकड़ा तो काफी अजीब लगता है। बिल्कुल, ये आंकड़े अक्सर रहस्यवादी या गूढ़ साहित्य में मिलते हैं और इंटरनेट पर भी काफी प्रचलित हैं। क्या ये सटीक है, मतलब ज्योग्राफिकली? इनकी सटीकता और गणना के तरीकों पर काफी सवाल हैं। पहली बात तो ये कि पृथ्वी गोल नहीं, थोड़ी चपटी है, तो दूरियां सीधी रेखा में नापना मुश्किल है। दूसरे, ये 6666 जैसा आंकड़ा बहुत ज्यादा नाटकीय लगता है, संयोग से ज्यादा गढ़ा हुआ लगता है। तो मतलब ये शायद प्रतीकात्मक ज्यादा है। हाँ, मेरा भी यही मानना है। इन्हें शायद कैलाश के असाधारण महत्व को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि किसी सटीक भौगोलिक तथ्य के रूप में। वैज्ञानिक तौर पर पृथ्वी का कोई एक भौगोलिक केंद्र नहीं है। और फिर आती हैं पौराणिक कथाएं, जिनका तो यहाँ जैसे अंत ही नहीं है। बिल्कुल, हिंदू धर्म के लिए ये भगवान शिव का निवास स्थान है, उनका ध्यान केंद्र। यही वो देवी पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म के लिए भी ये उतना ही पवित्र है। वो इसे मेरू पर्वत मानते हैं और बुद्ध डेमचोक का निवास स्थान मानते हैं। हाँ, और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को यही निर्वाण प्राप्त हुआ था।
और तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म भी इसे अपनी उत्पत्ति का केंद्र और सबसे पवित्र पर्वत मानता है। अपने आप में कितनी बड़ी बात है। सही कहा। और इसी से जुड़ी हैं वो बातें कि कैलाश की सुबह की छाया से स्वस्तिक का चिन्ह बनता है या बर्फ पर प्राकृतिक रूप से ओम की आकृति दिखती है। क्या ये सच है? क्या ऐसी तस्वीरें हैं? देखिए, कुछ तस्वीरें ऐसी दिखती हैं जिनमें बर्फ और चट्टानों की विशेष बनावट के कारण ऐसे आकार नजर आते हैं, खासकर एक खास कोण या रोशनी में देखने पर। तो ये प्रकृति का कमाल है या देखने वाले की आस्था? शायद दोनों का मिला-जुला रूप है। प्रकृति ऐसे अद्भुत आकार बनाती है और जिनकी आस्था होती है उन्हें उसमें अपने पवित्र चिन्ह दिख जाते हैं। ये परसेप्शन का भी मामला है। और एक और रहस्यमयी कॉन्सेप्ट है शंभाला नगरी। हाँ, शंभाला या शैंग्रीला, ये तिब्बती बौद्ध परंपराओं में एक छिपी हुई रहस्यमयी घाटी या नगरी का जिक्र है, जो कहते हैं कैलाश के आसपास ही कहीं स्थित है, जहां सिर्फ पहुंचे हुए ज्ञानी या पवित्र मन वाले लोग ही जा सकते हैं। कुछ ऐसी ही मान्यता है कि ये एक तरह का स्पिरिचुअल डायमेंशन है जो आम आंखों से ओझल रहता है। कुछ लोग इसे कैलाश के भीतर ही मानते हैं। क्या इसका कोई सबूत या संकेत मिला है कभी? नहीं, कोई भौतिक सबूत तो नहीं है। ये पूरी तरह से आध्यात्मिक और पौराणिक अवधारणा है। हाँ, 2015 में नासा की एक सैटेलाइट तस्वीर आई थी जिसमें कैलाश पर्वत पर एक परछाई जैसी आकृति दिखी थी। हाँ, मैंने सुना था। उसे लोगों ने ध्यान मग्न शिव से जोड़ दिया था। बिल्कुल, वो तस्वीर काफी वायरल हुई थी। हालांकि नासा या किसी भी वैज्ञानिक संस्था ने कभी ये नहीं कहा कि वो कोई अलौकिक आकृति थी। वो रोशनी और छाया का एक खेल हो सकता है या बर्फ की कोई विशेष बनावट। और महाभारत में भी जिक्र है कि पांडव अपने अंतिम समय में स्वर्गारोहण के लिए इसी क्षेत्र से गुजरे थे। हाँ, महाभारत के अनुसार वो हिमालय की ओर गए थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो कैलाश को स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी माना जाता रहा है कई कथाओं में। रावण वाली कहानी भी है कि उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाने की कोशिश की थी। हाँ, वो भी एक प्रसिद्ध कथा है जो शिव की शक्ति और कैलाश की महिमा को दिखाती है। तो मतलब कथाओं और मान्यताओं का तो कोई अंत ही नहीं है यहाँ। बिल्कुल नहीं। हर कथा, हर मान्यता इसके रहस्य को और गहरा करती है। एक बात और जिसका जिक्र जरूरी है, भू राजनीतिक स्थिति। 1962 के बाद से ये क्षेत्र चीन के नियंत्रण में है। हाँ, ये तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है, जैसा कि दस्तावेजों में दर्ज है। इस वजह से भी यहाँ तक पहुँचना, यात्रा करना या कोई स्वतंत्र शोध करना बहुत नियंत्रित और सीमित है। तो शायद ये भी एक कारण है कि इतने सारे रहस्य अनसुलझे ही रह जाते हैं, क्योंकि खुली रिसर्च संभव नहीं है। ये एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, जानकारी ज्यादातर या तो चीनी स्रोतों से आती है या फिर पुराने ग्रंथों और यात्रियों के वृत्तांतों से। स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच की गुंजाइश बहुत कम है। तो कुल मिलाकर कैलाश पर्वत सिर्फ चट्टान, बर्फ और ऊंचाई का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती सी लगती हैं और आस्था, रहस्य और अनगिनत सवाल शुरू हो जाते हैं। आज ये चढ़ाई का रहस्य, समय की वो अजीब धारणाएं, वो आवाजें, वो रोशनियां, और फिर अलग अलग धर्मों की वो गहरी आस्था, वो पौराणिक कथाएं, शंभाला जैसी रहस्यमयी जगहों की कल्पनाएं, और इन सब के ऊपर वो भू राजनीतिक सच्चाई जो पहुंच को सीमित करती है। हाँ, हमने देखा कि कैसे अलग अलग स्रोत, पर्वतारोही हों, वैज्ञानिक हों, धार्मिक ग्रंथ हों, सब अपनी अपनी कहानी कहते हैं, अपनी अपनी व्याख्या देते हैं, पर कोई एक सर्वमान्य जवाब शायद है ही नहीं। विज्ञान कोशिश करता है प्राकृतिक व्याख्या देने की, मौसम, भू आकृति, ध्वनि तरंगें, चुंबकीय क्षेत्र, पर वो आस्था के सवालों का जवाब नहीं दे पाता। वो ये नहीं बता सकता कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये जगह इतनी पवित्र क्यों है, क्यों उन्हें यहाँ दिव्य अनुभूति होती है। तो रहस्य अभी भी कायम है। बिल्कुल, शायद हमेशा रहेगा। और जाते जाते हम सोचने के लिए बस एक सवाल छोड़ जाते हैं अपने सुनने वालों के लिए, क्या कैलाश पर्वत सचमुच अपने रहस्यों को किसी अलौकिक शक्ति के जरिए छुपाए रखता है, या फिर ये सब कुछ प्रकृति की भव्यता, इंसानी विश्वास की ताकत और हमारी अपनी समझ की सीमाओं का एक जटिल, खूबसूरत और शायद कभी न सुलझने वाला ताना बाना है? सोचने वाली बात है।